क्या एक राजा जो अपने घमंड और जुनून में बाघों का शिकार करता है आखिरकार उन्हीं बाघों का शिकार बन सकता है? आज द ग्रामर इस पर हम जानेंगे द टाइगर किंग की दिलचस्प और विडंबनाओं से भरी कहानी। यह कहानी न केवल मनोरंजक है बल्कि इसमें छिपा एक गहरा संदेश है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं द टाइगर किंग के लेखक कल्कि से। 9 सितंबर 1899 को तमिलनाडु के पुत्तमंगलम गांव में जन्मे इस महान लेखक का असली नाम था आर कृष्णमूर्ति। क्या आप जानते हैं कि कल्कि उनका पेन नेम था? यह नाम उन्होंने एक लेखक के तौर पर अपनाया था। कल्कि सिर्फ लेखक ही नहीं बल्कि एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे तमिल साहित्य के जाने माने लेखक, फिल्म और संगीत समीक्षक, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के कार्यकर्ता और पत्रकार भी थे। उनकी लेखनी ने तमिल साहित्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। 5 दिसंबर 1955 को इस अद्भुत लेखक ने हम सभी को अलविदा कह दिया, लेकिन उनकी कहानियां आज भी हमें प्रेरित करती हैं। आइए उनकी रचनाओं से सीखें और उनके विचारों को समझें। अब द टाइगर किंग की रोमांचक कहानी में डूबने के लिए तैयार हो जाइए। क्या आपने कभी सोचा है कि इंसानों का जंगली जानवर के प्रति सामान्य रवैया कैसा होता है? द टाइगर किंग की कहानी हमें यही समझाने के लिए तैयार है। तो आइए इस कहानी के नायक से मिलते हैं, प्रतिबंधपुरम के महाराज। आप उन्हें उनके शानदार और लंबे खिताब से पहचान सकते हैं। हिज हाइनेस जमींदार जनरल, किलेदार मेजर, सतव्याग्र समाहारी, महाराजा धीराज, विश्व भुवन सम्राट, सर जिलानी जंग जंग बहादुर, MAD, ACTC या CRCK। लेकिन ज्यादातर लोग उन्हें सिर्फ टाइगर किंग कहते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर उन्हें टाइगर किंग क्यों कहा जाता है? यही राज मैं आपको बताने आया हूं और यकीन मानिए मेरी इस कहानी को कोई बाधा रोक नहीं सकती, चाहे वो स्तूका बम बरसक की क्यों न हो। लेकिन शुरुआत में ही एक अहम बात साफ कर दूं, टाइगर किंग अब इस दुनिया में नहीं है। जैसे भरत ने राम से दशरथ के बारे में कहा था, वैसे ही मैं कहता हूं टाइगर किंग अब उस अंतिम स्थान पर पहुंच चुके हैं जहां हर जीव को जाना है। उनकी मौत का तरीका बेहद चौंकाने वाला था और सबसे हैरान की बात तो यह है कि जब वो पैदा हुए थे तभी ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी कर दी थी कि टाइगर किंग की मौत निश्चित है। लेकिन यह रहस्य पूरी कहानी के अंत में ही खुलेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि भविष्यवाणियों का असर किस तरह से किसी की जिंदगी बदल सकता है? प्रतिबंधपुरम के राजकुमार जिलानी जंग जंग बहादुर के जन्म के समय कुछ ऐसा ही हुआ। ज्योतिषियों ने कहा यह बच्चा महायोद्धा, महानायक और महान चैंपियन बनेगा, लेकिन इतना कहते हुए चुप हो गए और अपने होठ काट लिए। जब उन्हें सच बताने पर मजबूर किया गया तो उन्होंने धीरे से कहा, इस बच्चे की कुंडली में लिखा है कि एक दिन इसे अपनी मौत का सामना करना पड़ेगा। और तभी एक चमत्कार हुआ। सिर्फ 10 दिन के राजकुमार के मुंह से शब्द निकले, हे ज्ञानी ज्योतिषियों। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। सब एक दूसरे की ओर देखने लगे। 10 दिन के शिशु ने फिर कहा, हाँ, यह मैंने ही कहा। सभी जो जन्म लेते हैं उन्हें एक दिन मरना ही पड़ता है। इसमें नई बात क्या है? अगर आप सच्चे ज्योतिषी हैं तो यह बताइए कि मेरी मौत कैसे होगी? प्रधान ज्योतिषी ने अपनी ऐनक उतारी, शिशु की ओर देखा और कहा, राजकुमार का जन्म वृषभ राशि में हुआ है। वृषभ और बाघ के बीच दुश्मनी होती है। इसका अर्थ है कि आपकी मौत बाघ से होगी। लेकिन आपको क्या लगता है, राजकुमार डर गए होंगे? नहीं, बाघों को सावधान हो जाना चाहिए। यह कहते हुए राजकुमार ने गहरी गर्जना की। यह घटना शायद अफवाह की तरह सुनाई देती है, लेकिन इसके पीछे छिपा सच वाकई चौंकाने वाला था। राजकुमार जंग जंग बहादुर धीरे धीरे बड़े हो रहे थे और हर दिन उनका कद और ताकत बढ़ती जा रही थी। उनके बचपन में पहले वाले चमत्कार को छोड़कर और कोई खास घटना नहीं हुई। राजकुमार ने अंग्रेजी गाय का दूध पिया, अंग्रेज आया के देखरेख में पले, अंग्रेज शिक्षक से पढ़ाई की और सिर्फ अंग्रेजी फिल्में ही देखी, जैसे उस समय के सभी भारतीय राज्यों के राजकुमार किया करते थे। जब वे 20 साल के हुए तो राज के सारे अधिकार उनके हाथों में आ गए। लेकिन राज के लोग ज्योतिषी की भविष्यवाणी को नहीं भूले थे। धीरे धीरे बात महाराज के कानों तक पहुंच गई। प्रतिबंधपुरम राज्य में घने जंगल थे और उनमें बाघ भी। महाराज ने सोचा, आत्मरक्षा के लिए गाय को मारने की अनुमति है तो बाघ को मारने में क्या हर्ज है। युवराज ने अपनी पहली बाघ शिकार यात्रा शुरू की और जैसे ही उन्होंने अपना पहला बाघ मारा, उनके उत्साह का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने तुरंत राज के ज्योतिषी को बुलाया और उस मरे बाघ के पास खड़ा कर पूछा, अब क्या कहते हो? ज्योतिषी ने धीरे से कहा, महाराज, आप ऐसे 99 बाघों को मार सकते हैं, लेकिन क्या? बेझिझक कहो। लेकिन आपको 100वें बाघ से बेहद सावधान रहना होगा। महाराज ने चुनौतीपूर्ण स्वर में पूछा, अगर मैंने 100वें बाघ को भी मार दिया तो? ज्योतिषी ने झिझकते हुए जवाब दिया, तो मैं अपनी सारी ज्योतिष की किताबें फाड़ दूंगा, उन्हें आग लगा दूंगा और क्या? और मैं अपनी चोटी कटवाकर बीमा एजेंट बन जाऊंगा। उस दिन से प्रतिबंधपुर के जंगल में रहने वाले बाघों के लिए मानो उत्सव का समय आ गया। राज्य में महाराज के अलावा किसी को भी बाघों के शिकार की अनुमति नहीं थी। एक आदेश जारी हुआ, अगर किसी ने बाघ की ओर एक पत्थर भी फेंका तो उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। महाराज ने प्रण लिया कि वे 100वें बाघ को मारने से पहले किसी और काम पर ध्यान नहीं देंगे। शुरुआत में महाराज अपने इस लक्ष्य को पाने के लिए पूरी तरह तैयार नजर आए, लेकिन ऐसा नहीं था कि उन्हें कोई खतरा नहीं हुआ। कई बार गोली निशाने से चूक गई और बाघ ने उन पर छलांग लगा दी, लेकिन हर बार महाराज ने अपने नंगे हाथों से बाघ का सामना किया और जीत हासिल की। एक बार ऐसा समय भी आया जब महाराज का सिंहासन छीनने का खतरा पैदा हो गया। एक उच्च पदस्थ ब्रिटिश अधिकारी प्रतिबंधपुरम आया। वह बाघों के शिकार का शौकीन था और शिकार किए गए बाघों के साथ फोटो खिंचवाने का तो उसे और भी अधिक शौक था।
उसने प्रतिबंधपुरम में बाघ का शिकार करने की इच्छा जताई, लेकिन महाराज ने सख्ती से इनकार कर दिया। आप सुअर का शिकार कर सकते हैं, चूहों का शिकार कर सकते हैं, हम तो मच्छरों के शिकार का भी इंतजाम कर देंगे, लेकिन बाघ का शिकार यह असंभव है। ब्रिटिश अधिकारी के सचिव ने एक और प्रस्ताव रखा। दुराई को खुद बाघ नहीं मारना है, महाराज खुद बाघ को मार सकते हैं, बस दुराई को बाघ के शव के पास बंदूक लेकर खड़ा होना है और फोटो खिंचवानी है। लेकिन महाराज ने इस पर भी सहमति नहीं दी। अगर मैंने आज अनुमति दे दी तो फिर दूसरे ब्रिटिश अधिकारी भी बाघ के शिकार की मांग करेंगे, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। इससे महाराज के राज पर संकट गहराने लगा। महाराज और दीवान ने इस समस्या पर गहरी चर्चा की। अंत में कोलकाता का एक प्रसिद्ध ब्रिटिश आभूषण कंपनी को तैयार भेजा गया। महंगे हीरे की अंगूठियों के अलग अलग डिजाइन के नमूने भेजे। कुछ ही दिनों में 50 अंगूठियां आईं। महाराज ने पूरी 50 अंगूठियों का डब्बा ब्रिटिश अधिकारी की पत्नी को भिजवा दिया। उम्मीद थी कि वह 1 या 2 अंगूठियां चुनेंगी और बाकी लौटा देंगी, लेकिन जल्दी ही उनका जवाब आया, आपके उपहार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 2 दिन बाद हीरा कंपनी से 3 लाख रुपए का बिल आ गया। महाराज खुश थे। भले ही उन्होंने 3 लाख रुपए गंवा दिए, लेकिन अपना राज तो बचा लिया। महाराज का बाघों का शिकार बड़े ही शानदार तरीके से चलता रहा। 10 साल में उन्होंने 70 बाघों का शिकार कर लिया, लेकिन फिर अचानक बड़ी अड़चन आ गई। प्रतिबंधपुरम के जंगलों से बाघ जैसे गायब हो गए। अब ये तो कोई नहीं जानता कि बाघों ने जनसंख्या नियंत्रण शुरू कर दिया था या अपमान से बचने के लिए आत्महत्या कर ली, या शायद वे राज्य छोड़कर भाग गए क्योंकि उन्हें केवल ब्रिटिश अधिकारियों के हाथों मारे जाना पसंद था। एक दिन महाराज ने दीवान को बुलाया। दीवान साहब, क्या आपको पता नहीं कि इस बंदूक से अभी भी 30 बाघों का शिकार करना शेष है? उन्होंने बंदूक लहराते हुए पूछा। दीवान ने बंदूक देखकर कांपते हुए कहा, महाराज मैं बाघ नहीं हूं। तुम्हें कौन बेवकूफ बाघ कहेगा? और मैं बंदूक भी नहीं हूं। तुम न बाघ हो न बंदूक। दीवान साहब, मैंने तुम्हें किसी और मकसद से बुलाया है। मैंने तय किया कि अब मैं शादी करूंगा। दीवान घबरा गए। उन्होंने बुदबुदाते हुए कहा, महाराज मेरी तो पहले से ही 2 पत्नियां हैं। अगर मैंने आपसे शादी कर ली तो? बकवास मत करो, मैं तुमसे शादी क्यों करूंगा? मुझे तो बस एक बाघ चाहिए। दीवान ने घबरा कर कहा, महाराज कृपया इस पर दोबारा सोचें। आपके पूर्वज तलवार से शादी करते थे। अगर आपको पसंद हो तो बंदूक से शादी कर लें। इस राज को एक बाघ राजा काफी है, बाघ रानी की जरूरत नहीं है। महाराज जोर से हंसे। मैं न तो बाघ से शादी कर रहा हूं न बंदूक से। मैं एक इंसानी लड़की से शादी करूंगा। सबसे पहले विभिन्न रियासतों के बाघों की आबादी का रिकॉर्ड तैयार करो, फिर यह पता लगाओ कि किसी ऐसी रियासत के शाही परिवार में कोई लड़की है जहां बाघों की संख्या भी ज्यादा हो। दीवान ने महाराज के आदेश का पालन किया। उन्होंने सही लड़की ढूंढ निकाली, एक ऐसे राज्य से जहां बाघों की भरमार थी। शादी के बाद महाराज जब भी ससुराल जाते 5-6 बाघों का शिकार करते। धीरे धीरे प्रतिबंधपुरम महल के स्वागत कक्ष की दीवारों पर 99 बाघों की खालें सज गईं। महाराज की बेचैनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। सिर्फ एक बाघ बचा था, बस एक। दिन में यही ख्याल और रात में यही सपना। अब तो उनके ससुराल के जंगलों में भी बाघ खत्म हो चुके थे। कहीं भी बाघ का नामो निशान नहीं था। लेकिन महाराज को सिर्फ एक और बाघ चाहिए था। बस उस आखिरी बाघ को मार लें तो उनकी जिंदगी के सारे डर खत्म हो जाते और वह बाघ का शिकार छोड़ देते। लेकिन उन्हें इस आखिरी बाघ से बेहद सतर्क रहना था। क्या कहा था उस ज्योतिषी ने? 99वें बाघ को मारने के बाद भी महाराज को 100वें बाघ से सावधान रहना चाहिए। बाघ आखिरकार एक खतरनाक जानवर था, लेकिन सवाल यह था कि 100वां बाघ मिलेगा कहाँ? लग रहा था जैसे बाघ का दूध मिलना ज्यादा आसान था, बजाय एक जिंदा बाघ के। महाराज गहरे दुख में डूब गए, लेकिन तभी एक खुशखबरी ने उनकी निराशा को दूर कर दी। उनके ही राज्य के एक गांव में भेड़ें लगातार गायब हो रही थीं। और यह सुनिश्चित किया गया यह कारनामा खादर मियां साहब या वीर स्वामी नायकर का तो नहीं था, जो भेड़ों को पूरा निगल जाने के लिए मशहूर थे। नहीं, यह किसी बाघ का ही काम था। गांव वालों ने महाराज को खबर दी। महाराज ने घोषणा की उस गांव को 3 साल के लिए सभी करों से छूट दी जाएगी, और फिर वे तुरंत शिकार पर निकल पड़े। लेकिन बाघ को ढूंढ पाना इतना आसान नहीं था। लग रहा था जैसे बाघ ने जानबूझकर खुद को छिपा लिया हो। महाराज की इच्छा को चुनौती देने के लिए महाराज भी उतने ही दृढ़ थे। उन्होंने ठान लिया कि बाघ मिलने तक जंगल से वापस नहीं लौटेंगे। दिन बीतते गए और महाराज का गुस्सा और जिद खतरनाक रूप से बढ़ने लगी। कई अधिकारियों की नौकरियां चली गईं। एक दिन जब महाराज अपने गुस्से की चरम सीमा पर थे, उन्होंने दीवान को बुलाया और आदेश दिया, जमीन का कर तुरंत दुगुना कर दो। दीवान ने डरते हुए कहा, महाराज इससे लोग नाराज हो जाएंगे, फिर हमारी रियासत भी इंडियन नेशनल कांग्रेस का शिकार बन जाएगी। महाराज ने जवाब दिया, उस हाल में आप अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। दीवान साहब को पूरा यकीन हो गया था कि अगर महाराज को जल्दी ही 100वां बाघ नहीं मिला तो नतीजे खतरनाक हो सकते हैं। उनकी सांस में सांस तब आई जब उन्होंने देखा कि एक बाघ जो मद्रास के पीपल्स पार्क से लाया गया था, उनके घर में ही छिपा कर रखा गया था। आधी रात जब पूरा सर चैन की नींद सो रहा था, दीवान और उनकी बूढ़ी पत्नी ने बाघ को चुपके से कार में घसीटा और पीछे की सीट पर डाल दिया। दीवान साहब ने खुद कार चलाई और सीधा उस जंगल की ओर बढ़े जहां महाराज शिकार कर रहे थे। लेकिन जंगल पहुंचते ही बाघ ने सत्याग्रह शुरू कर दिया। वह कार से बाहर निकलने को तैयार ही नहीं था। दीवान साहब ने बाघ को बाहर खींचने की पूरी कोशिश की, लेकिन बाघ ऐसे अड़ा हुआ था जैसे उसने भी कसम खा रखी हो। थक हार कर दीवान साहब ने किसी तरह उसे जमीन पर धकेला। अगले दिन वही बाघ महाराज के सामने आकर खड़ा हो गया, जैसे विनम्रता से कह रहा हो, स्वामी आपकी क्या आज्ञा है। महाराज की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने अपनी बंदूक से बाघ पर निशाना साधा और गोली चलाते ही बाघ जमीन पर ढेर हो गया।
महाराज ने उल्लास से कहा, मैंने संगवा बाघ मार दिया है, मेरा प्रण पूरा हो गया। उन्होंने आदेश दिया कि बाघ को राजधानी ले जाया जाए एक भव्य जुलूस के साथ। उसके बाद महाराज अपनी कार में सवार होकर रवाना हो गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। महाराज के जाने के बाद शिकारी बाघ के पास गए। बाघ ने उन्हें आंखें घुमाकर ऐसे देखा जैसे पूछ रहा हो, अब क्या। तभी उन्हें एहसास हुआ कि बाघ मारा नहीं है। महाराज की गोली बाघ को छू तक नहीं पाई थी, वो तो सिर्फ गोली की आवाज सुनकर बेहोश हो गया था। अब शिकारी उलझन में पड़ गए, अब क्या करें। शिकारियों ने तय कर लिया कि महाराज को यह सच कभी नहीं पता चलना चाहिए कि उनकी गोली निशाने पर नहीं लगी थी। अगर उन्हें पता चल गया तो उनकी नौकरी खतरे में पड़ सकती थी। इसलिए एक शिकारी ने बाघ के पास जाकर केवल 1 फुट की दूरी से उसे गोली मार दी। इस बार निशाना नहीं चूका। जैसे कि महाराज ने आदेश दिया था, मरे हुए बाघ को नगर भर में जुलूस के साथ घुमाया गया और फिर उसे दफन कर दिया गया। उसकी कब्र पर एक भव्य स्मारक भी बनाया गया। कुछ दिनों बाद महाराज के बेटे का तीसरा जन्मदिन आया। अब तक महाराज का सारा ध्यान सिर्फ बाघों के शिकार पर था। उनके पास युवराज के लिए समय ही नहीं था। लेकिन इस मौके पर महाराज ने अपने बेटे को एक खास तोहफा देने का फैसला किया। उन्होंने प्रतिबंधपुरम के बाजार का रुख किया। हर दुकान में ढूंढा पर उन्हें कुछ भी उपयुक्त नहीं मिला। तभी उनकी नजर खिलौने की दुकान में रखे लकड़ी के बाघ पर पड़ी। उन्हें लगा कि यही सही तोहफा होगा। लकड़ी का बाघ सिर्फ 2 आने और 4.5 पैसे का था। लेकिन दुकानदार को पता था कि अगर उसने इतनी कम कीमत महाराज को बताई तो उसे आपातकालीन नियमों के तहत सजा मिल सकती है। तो उसने कहा, महाराज यह तो बेहद दुर्लभ कला का नमूना है, इसका मूल्य 300 रुपये है। महाराज ने कहा, बहुत अच्छा, इसे युवराज के जन्मदिन का उपहार मान लो, और उसे ले गए। जन्मदिन पर पिता और पुत्र ने उस लकड़ी के बाघ के साथ खेला। लेकिन यह बाघ एक अनुभवहीन बढ़ई के हाथों बनाया गया था। उसकी सतह खुरदुरी थी और जगह जगह लकड़ी के छोटे छोटे रेसे कांटे की तरह निकले हुए थे। खेलते खेलते एक लकड़ी का नुकीला रेसा महाराज के दाहिने हाथ में चुभ गया। उन्होंने बाएं हाथ से उसे निकाल दिया और खेलते रहे। अगले दिन उनके हाथ में संक्रमण फैल गया। 4 दिनों में एक गंभीर फोड़े में बदल गया जो उनके पूरे हाथ में फैल गया। 3 प्रसिद्ध सर्जनों को मद्रास से बुलाया गया। उन्होंने आपस में विचार विमर्श किया और ऑपरेशन का निर्णय लिया। ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद सर्जन ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए और घोषणा की, ऑपरेशन सफल रहा, महाराज नहीं रहे। इस प्रकार संगवे बाघ ने अंत में टाइगर किंग से बदला ले लिया और इस तरह बाघों का यह राजपूत अपने ही जुनून का शिकार हो गया। तो यह थी द टाइगर किंग की अनोखी और विचारोत्तेजक कहानी। कैसे एक राजा अपनी ही नियति का शिकार बन गया। ऐसी और भी रोचक कहानियों और साहित्यिक व्याख्याओं के लिए जुड़े रहें द ग्रामर एज के साथ। अपने विचार और सुझाव हमें जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक और अध्याय के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।